हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। एंड उस कंपनी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। कंपनी का नाम है रेक्स प्रो एंटरप्राइजेज। ये जो पर्टिकुलरली काम करती है, ये जो बड़ी दुकानें होती हैं, स्टोर्स होती हैं, या फिर ये जो मॉल्स होते हैं उनमें जो दुकानें खुलती हैं, वहाँ पर लकड़ी का काम होता है, लोहे का काम होता है, तो उसको डिज़ाइनिंग का काम करती हैं, पूरा का पूरा इंटीरियर डिज़ाइन करती हैं, राइट। तो ये उस फील्ड में काम करने वाली कंपनी। इसका आईपीओ जो है 22 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में खुलने वाला है। 145 का इन्होंने फिक्स प्राइस सेट किया है। 1000 का लॉट साइज है, तो 1,45,000 रुपये की आपको जरूरत पड़ने वाली है एटलीस्ट एक फाइल लगाने के लिए। दैट मीन्स कि एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है, छोटी कंपनी है। 53 सीआर ये उठा रहे हैं, जिसमें से 47 सीआर ही कंपनी के पास में जाने वाले हैं। बाकी 6.5 सीआर जो हैं वो कंपनी का प्रमोटर जो है वो यहाँ पर अपना स्टेक बेच रहे हैं। कंपनी के जो प्रमोटर्स उनके पास में 100% मालिकाना हक था आईपीओ में। आफ्टर द आईपीओ 67% ही रह जाने वाला है। इट्स ओके। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि पूरी जो कंपनी की वैल्यू लगाई जा रही है, दैट इज अराउंड 163 सीआर, जो कि ठीक ठाक वैल्यू लगाई जा रही है जो हिसाब से कंपनी की साइज है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि जो पैसे उठा रही है उसके पीछे क्या रीजंस हैं। थोड़ा सा हम इन डेप्थ जाने की कोशिश कर लेते हैं। उससे पहले हम कंपनी की वेबसाइट को भी एक बार देख लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो डिज़ाइनिंग वगैरह लकड़ी का जो बनाया हुआ है पूरा, ये ढांचा कंपनी बनाती है, राइट। इसी के अलावा कंपनी और भी बहुत सारे काम करती है। ब्यूटी रिटेल जो शॉप्स होती हैं, इसमें इस टाइप का ये पूरा डिज़ाइनिंग कंपनी ही करती है अपनी तरफ से। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे एक्सपर्टीज़ होम फर्नीचर भी बनाती है, वेयर हाउसिंग का डिज़ाइनिंग भी करती है। सो आप पूरा आराम से देख पाएंगे। इनकी सब्सिडरीज भी हैं, इनकी सब्सिडरीज के थ्रू भी ये काम करते हैं, राइट। सो आई होप यू गॉट द आइडिया कि कंपनी करती क्या है। काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाती है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कंपनी की आरएचपी केंद्र में जाकर के कंपनी के बारे में और चीज़ों को। अब यहाँ पे कंपनी पैसे उठा रही है, उसके पीछे एक रीज़न और बता रही है कि हम लोग थोड़ा सा प्रोसेस जो है अपना ऑटोमेशन करना चाहते हैं, मशीनरी जो अच्छी खासी लगाना चाहते हैं, ताकि हमारा काम थोड़ा सा और स्पीड में चल पाए। दूसरा B2G मतलब गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको भी लेने की कोशिश करें कि गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वहाँ मिल जाएंगे, तो हमें अच्छा रेवेन्यू मिल पाएगा। ये कंपनी आगे फ्यूचर के अंदर में करने का सोच रही है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि ये कंपनी के जो मेन प्रमोटर हैं वो अपना कुछ ना कुछ स्टेक यहाँ पर बेच रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स जो बेच रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग देख पाएंगे। यहाँ पे जो पैसे उठा रहे हैं उसके पीछे क्या रीज़न बताए हैं कि कहाँ काम में लेने वाले हैं। तो 25 सीआर इज विल बी यूज्ड इन इक्विपमेंट रिनोवेशन ऑफ फैक्ट्री, कि नए इक्विपमेंट्स लेके आने हैं और फैक्ट्री को रिनोवेट करना है, सिंपल। और यहाँ पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 10 सीआर कंपनी यूज़ करने वाली। दैट मीन्स की कंपनी का जो अभी जो करंट लोन है उसको चुकाने में, और जो कंपनी का जो और खर्चा हो रहा है, जैसे माल को लेके आने में खर्चा, लेके जाए बंदे के यहाँ पे लेके जाने में जो खर्चा होने वाला है, जो लेबर चार्ज का खर्चा होने वाला है। सो ये बेसिक जो खर्चे होते हैं वर्किंग कैपिटल वाले, उसमें काम में लेने वाले 10 सीआर। एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर में भी 3.5 सीआर काम में लेने वाली है, जैसे एडवर्टाइजमेंट करना, दूसरी छोटी मोटी कंपनियां जिस सेक्टर में काम कर रही हैं स्मॉलर लेवल के ऊपर में, उनको एक्वायर कर लेना, ये छोटे मोटे काम इनऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर में आते हैं जो कि कंपनी करने वाली है। नेक्स्ट, ये कंपनी के कुछ प्रमोटर्स हैं जिनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे यहाँ पर, जो कि मेन है यहाँ पर राजेश दीपक भाटिया, प्रेमल निरंजन शाह, ये कुछ नाम है। कंपनी पे कुछ खास केसेस वगैरह आज के दिन नहीं है। हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 2012 में इसकी शुरुआत हो गई थी, और उसके बाद में ये कुछ इन्होंने माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, क्योंकि इन्होंने नया जिस जो मतलब नई नई चीज़ों के अंदर में अपना काम स्टार्ट किया। इन्होंने कमर्शियल रेजिडेंशियल को मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया, उनका पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दिया। इस टाइप से जो नई चीज़ें इन्होंने स्टार्ट की हैं वो इन्होंने माइलस्टोन्स के अंदर में लिखी हैं। नेक्स्ट, कंपनी की जो मेन कर्ता है उनका नाम है प्रेमल निरंजन शाह। तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है कंपनी के आज के दिन, और ये वो प्रमोटर भी हैं कंपनी के। उनके बारे में ये आप लोग इन्फॉर्मेशन पॉज करके पढ़ सकते हैं, राइट। कंपनी के पास में जो लोगो जो नाम यूज़ करती है वो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। नेक्स्ट, कंपनी जो प्लांट काम में लेती है, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ काम में लेती है, नन ऑफ दीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आर ओन्ड बाय द कंपनी। वो सारी ही लीव एंड लीज लाइसेंसेस के ऊपर में ली हुई हैं, राइट। नेक्स्ट, कंपनी के अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं वो 65 एम्प्लॉइज तो परमानेंट एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। एंड उसके बाद अलावा कंपनी में 126 जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर जो लेबर डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है, और उसके अलावा 9 एम्प्लॉइज़ और भी काम कर रहे हैं जो सब्सिडरी में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारे काम कंपनी करती है, इंटरनल डिज़ाइनिंग का भी तो करती है, साथ में जो बाहर जो नॉइज़ जो वॉल्स होती हैं
दीवारों के साइड के अंदर में वो भी लगाने का काम करती है हाईवेज़ के ऊपर में। और ये जो मेट्रोज़ के ऊपर में जो स्टेशन पे लगे रहते हैं वो भी बनाने का काम करती है। सो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है ये। जो ऑफिसेज वगैरह होते हैं वहाँ पर फूड एंड फर्नीचर का काम ये पर्टिकुलर हमने देख ही चुके हैं ऑलरेडी। ये डिज़ाइनिंग का काम, राइट। आज के दिन कंपनी का जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो सारा मैक्सिमम जो है महाराष्ट्र से ही आ रहा है। फ्यूचर पास में भी महाराष्ट्र से आ रहा था, अभी भी महाराष्ट्र से ही मैक्सिमम रेवेन्यू आ रहा है। साथ में अब देख लेते हैं कि मेनली कहाँ से आ रहा है। केटरिंग टू रिटेलर्स जो होते हैं वहीं से कंपनी का मेनली रेवेन्यू आ रहा है। बाकी जैसे दूसरे इंस्टीट्यूशंस वहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा। और एक थोड़ा सा कियोस्क जो होते हैं छोटे मोटे जो लगाते हैं अपना स्टैंड वगैरह लगाते हैं वहाँ से कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है। बड़े ऑर्डर्स आज के दिन नहीं मिल पा रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए वगैरह उस टाइप के। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर में कि कंपनी में पूरा पैसा कितना लगा हुआ है। तो यहाँ पे टोटल 50 CR आज के दिन लगे हुए हैं, जो कि मैक्सिमम जो पैसा पड़ा हुआ है वो उधारी का लगा हुआ है कंपनी में, क्योंकि इन्वेस्टर्स का जो पैसा है दैट इज़ अराउंड कितना 13 CR के आसपास में लगा हुआ है। 13, 14, 15 CR के आसपास में लगा हुआ है। बाकी 35 CR जो है वो टोटल उधारी के पैसे कंपनी में लगे हुए हैं। और ये पैसे कहाँ लगे हुए हैं टोटल उधारी वाले और इन्वेस्टर्स वाले, तो ये आज के दिन कंपनी के अंदर में एक तो इन्वेंट्री की फॉर्म में 20 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। 23 CR जो है कंपनी बोल रही है हम काम कर चुके हैं बट उनका पेमेंट आना भी बाकी है। सो 23 CR कस्टमर के यहाँ पड़े हुए हैं। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, राइट। कंपनी का अगर हम लोग ये देख लेते हैं एक बार इनकम स्टेटमेंट, तो P&L स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी का रेवेन्यू जो है हर साल इंक्रीज हो रहा है। 35 CR, 62 CR, देन 83 CR एंड नाउ 49 CR विद इन 6 मंथ्स। तो यहाँ पर एक साल के अंदर में वी आर एक्सपेक्टिंग 100 CR का ये रेवेन्यू कर लेंगे। दैट विल बी गुड। कंपनी का उसी टाइप से एक्सपेंसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, दैट्स ओके। एंड नेट प्रॉफिट जो कंपनी निकाल पा रही है दैट विल बी अगेन ग्रेट। कि कंपनी पहले कम रेवेन्यू कर पा रही थी तो कंपनी का खर्चा ज़्यादा हो रहा था, तो अभी जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ रहा है तो कंपनी नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक निकाल पा रही, बिकॉज खर्चे कुछ जो होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं। इसके बाद में जो है मार्जिन ऑफ, जिसको क्या बोलते हैं वो एक वर्ड होता है ना, जैसे जैसे माल की प्रोडक्शन बढ़ती है वैसे वैसे कंपनी का खर्चा तो लिमिटेड रह जाता है और नेट प्रॉफिट बढ़ता चला जाता है। उसका एक वर्ड है पर्टिकुलरली, आई एम फॉरगेटिंग दैट वर्ड। नेक्स्ट आप देख लेते हैं कि इस साल कितना कमा लेगी। तो एक्सपेक्टेड है कि इस साल, पिछले साल 4.5 कमाए थे, तो इस साल जो है 4 तो ये 6 महीने में कमा चुके हैं, तो 8, 7, 6 to 7 के बीच में कहीं पर CR कमा लेगी। तो हम लोग एक 6 CR जो कि लिमिट लोअर लाइन है वहीं पे उसी की बेसिस के ऊपर पी और PB रेशियो कैलकुलेट करके बाकी कंपनियों के साथ में कंपेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम एक सही आइडिया लगा पाएँ, राइट। कैश फ्लो अगर चेक करते हैं यहाँ पर, तो कैश फ्लो इज़ फाइन फॉर दिस कंपनी, बिकॉज कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंटरी में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है, तो वो एक थोड़ा सा कंपनी का कैश फ्लो को दिक्कत कर रहा है। क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो इन्वेंट्री में खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो वो एक समझने वाली बात है, वो कोई ज़्यादा इश्यू वाली बात नहीं नजर है। कई बार क्या होता है कि जो रेवेन्यू होता है वो स्टेगनेंट हो जाता है, एक जगह रुक जाता है, बट फिर भी इन्वेंट्री बढ़ती चली जाती है, तो वो एक बहुत ही बड़ा इश्यू बन जाता है। बहुत यहाँ पर इशू नज़र नहीं आ रहा है। सो एवरीथिंग इज़ फाइन टिल नाउ। अब थोड़ा सा देख लेते हैं 6 CR के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो निकाल लेते हैं। तो पूरी वैल्यू जो लगाई है कंपनी ने दैट इज़ अराउंड 162। इस हिसाब से निकल के आता है 12, 18, सो लगभग 27 के आसपास का पी रेशियो लगाया है, जिसको कंपेयर करते हैं यहाँ पर 19 का पी रेशियो है एंड दूसरी कंपनी है इसका है 229 का पी रेशियो। उसका 2029 का पी रेशियो क्यों है, बिकॉज ओके ये बहुत महंगे में चल रही है। ये इतना महंगे में क्यों चल रही है इसके ऊपर मैं अलग से मैं रिसर्च कर सकते हैं, बाकी पता नहीं कौन लोग खरीद रहे हैं इसको यार। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि अब ये हमने ध्यान रखना 6 करोड़ के इस पी रेशियो की, 6 करोड़ की रेवेन्यू नेट प्रॉफिट के हिसाब से हमने पी रेशियो निकाला है, बट जबकि एक्सपेक्टेड जो है इस साल जो है वो 8 CR के आसपास का निकल के आ रहा है, एक्सपेक्टेड 8 to 9 CR के आसपास का। तो अगर 8 CR के आसपास का अगर हम लोग चेक करते हैं 1620 का पी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर कंपेयर करते हैं यहाँ पर तो वो उसी के आसपास में था जो ऑलरेडी कंपनी में स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी है उसके आसपास में। अब देख लेते हैं PB रेशियो नेटवर्थ के हिसाब से, तो यहाँ पे 13 CR की नेटवर्थ पड़ी है, कंपनी के पास में 50 और आ जाएगी, तो लगभग 60 हम मान लेते हैं खर्चा वर्चा निकालने को लेके। तो 60, 6, 12, 36, 18 अगेन
2.7 का पीबी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पे तो 3 एंड यहाँ पर 7। सो देखा जाए तो कंपनी ने जो अपनी वैल्यू लगाई है वो वहीं पर लगाई है जहाँ पे ऑलरेडी जो लिस्टेड स्टॉक मार्केट में कंपनी उसी सेक्टर में काम करती हैं उनके पास में ही लगाई है, कुछ हमारे लिए क्रीम छोड़ी नहीं है यहाँ पर। बाकी कंपनी में ग्रोथ काफ़ी अच्छी खासी है, सो उस ग्रोथ को देखते हुए कंपनी को एक मार्केट वैल्यू दे सकता है, क्योंकि जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में कंपनियां काम कर रही हैं उनके अंदर में ये सी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है जो कि इस कंपनी में देखने को मिल रही है। सो आई थिंक कि मार्केट जिस हिसाब से इस कंपनी की ग्रोथ है उसको देखते हुए आई थिंक मार्केट कैन गिव इट वैल्यू, इसको लेके जा सकता है ऊपर। अराउंड 50% तक का लिस्टिंग गेन हमें देखने को यहाँ पर मिलना चाहिए। सो आई एम होपफुल इन दिस कंपनी इन द शॉर्ट टर्म। उसके बाद में एक बार को जैसे एक लेवल आता है ना, उस लेवल तक पहुंचने के बाद में कंपनी ज़्यादा इस टाइप की ग्रो नहीं कर पाती हैं, तो वो जो दिक्कतें हैं, तो आई एम नॉट होपफुल इन द लॉन्ग रन, बट इन शॉर्ट रन आई एम होपफुल अप टू 50%। दैट्स ऑल। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें एज पर सेबी डिस्क्लेमर, अपने हिसाब से डिसीजन बनाएं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। फाइनली सी यू टुमारो।